व्यंजन को कल मैंने चार्ट द्वारा समझाया था, है ना, लेकिन उसकी परिभाषा पढ़ी क्या आपने? परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं आपको सुनाकर याद करा देता हूं। आपको ऐसा नहीं है कि किसी बुक्स में ढूंढनी पड़ेगी या वह लिखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या है स्पर्श, क्यों कहते हैं इन्हें स्पर्श या वर्गीय? देखिए, सबसे पहले हम स्पर्श पर अगर चर्चा करें, स्पर्श का मतलब होता है महसूस करना या छूना। अब किसी चीज को कोई चीज छू जाए, ऐसे ही हम जब बात करें हमारे स्वरों की, तो जब स्वर तंत्रियां के लिए जो उच्चरित होती है उसके लिए वायु हमारे अंदर जाती है, और वह वायु जब फेफड़ों से बाहर आती है और ध्वनि की यंत्रियों में कंपन करती हुई आती है, तो ध्वनियां विकती हैं, ध्वनियां विकसित होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहां से आवाज आ रही है, अगर वायु खत्म तो ये ध्वनियां खत्म, ये पूरा वाइब्रेट करता है, कुछ भी बोलो। अब बात आती है बेटा, जब ये वाइब्रेट होती है, हाँ बिल्कुल बेटा, स्पर्श, तो जो वायु बाहर निकलती है स्वर तंत्रियों के बाद, तो मुख के कुछ भागों से टकराकर या स्पर्शीकरण कर कर निकलती है। जैसे अगर वायु कंठ से टकरा कर निकलेगी तो वह कंठ से उच्चरित ध्वनियां हो जाएंगी। तो स्पर्श करी कंठ को, इसलिए कंठ किस में आता है? स्पर्श व्यंजन में आता है। यानी जिन भागों का भी प्रयोग इस चीज में होगा उच्चारण करने में, उसी में स्पर्श लिखेंगे। जैसे कंठ आ गया, कंठ के बाद क्या होता है? कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में ये गला ऐसे चिपक जाता है, जैसे ई बोलोगे तो ये खिंच के दब जाता है, दबाव के साथ ध्वनि निकलती है, उसको बोलते हैं तालु। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनके उच्चारण में हमारी जो जीभ है ऐसे ऊपर लग जाती है जाके यहां, जैसे टा बोल के देखें जरा, टा, जैसे ही आप टा का उच्चारण करेंगे टा, तो आपकी जीभ आपके ऊपर वाले भाग को स्पर्श करेगी। जिस भाग को स्पर्श करती है वह कहलाता है मूर्धा। क्या कहलाता है साथियों? मूर्धा। तो ये 3 स्पर्श भाग हो गए। इसके बाद बात आती है दंत की। जब वायु बाहर निकलती है तो जीभ के सहारे, यानी जीभ का स्पर्श दंतों से कराती हुई निकलती है और कुछ ध्वनियां उच्चरित होती हैं। वह ध्वनियां हैं ता, था, द, ध, न। याद रखें साथियों, यह वह ध्वनियां हैं जिसमें जीभ और वायु का स्पर्श सीधा दांतों से होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं दंत ध्वनि। जीभ कहां स्पर्श करेगी? आपके ठीक दांतों को स्पर्श करेगी। नहीं तो आप बोल के देख लीजिए, आप ता बोल के देख लीजिए, बिल्कुल स्लो मोशन में ता बोले, आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी। मैं पुनः दोहरा रहा हूं साथियों, हमारी जो वर्णमाला है उसके सभी वर्ण, सभी चिन्ह और उच्चारण स्थान एक प्रकार से वैज्ञानिक स्वरूप या साइंटिफिक रूप से तैयार किए गए हैं, है ना। जैसे हम ता, था, कुछ भी बोल के देखो, आपका जीभ जो है, आपकी जो जीभ है वह है आपके दंत को स्पर्श करती हुई दिखाई देगी। और अंत में है ओष्ठ, अर्थात होठों का मिलन। ओठ से उच्चारित कैसे होंगे? तो होठ बेटा, जब भी हम कुछ वर्णों का उच्चारण करेंगे हमारे होठ ऐसे बंद हो जाएंगे, जिससे वायु मुख में भर जाएगी। अंदर से हमने ध्वनि निकाली, अब वायु अंदर से बाहर आ रही है, बाहर निकलने का साधन क्या है? मुख। मुख हमने किससे बंद कर लिया? अपने होठ से लिए, ऐसे, जैसे बोले पा। अब मुंह में वायु भरी, जैसे ही हमने होठ खोले पूरी वायु एक साथ बाहर निकली और उच्चरित हुए ओष्ठ वाले वर्ण, जैसे कि पा, था। जब भी हम बोलेंगे तो वायु तेज गति से हमारे हाथ पर स्पर्श करेगी, जबकि अन्य वर्णों में ऐसा नहीं होता। हमने ता, था, दा बोला तो नहीं, लेकिन जैसे ही हमने पा, फा बोला तो यहां पर हमें लगेगा स्पर्श के वायु की गति तेज है। आप बोल के देख लीजिए, भले पा, फा, बा, भा, मा, ऐसे बोलेंगे आप तो आपकी जो स्पर्श है आपको पता चल जाएगा कि हवा तेज गति से हमारी गद्दी को स्पर्श कर रही है। तो साथियों, जब हम होठों को बंद करके खोलते हैं तो वायु का मुख में बहुत सारी जमा हो जाती है, वो एक साथ निकलती है, तेज गति से निकलने के कारण इन्हें ओष्ठ। दंत आप जानते हैं, जीवों का दांतों से स्पर्श करना से जो उच्चारित वर्ण होंगे वह है दंत। मूर्धा आपको पता ही है, हमारी जब जीभ ऊपर स्पर्श करेगी भाग में तो मूर्धा। तालु, जब यहां पर खिंचाव हो, ये दब जाए तो वह तालु। और कंठ का मतलब होता है हमारे मुख में कहीं कुछ भी टकराव नहीं होगा, सीधा जो हमारा काकल होता है यहां जैसे लटकता रहता है ना, वायु उसको टकराते हुए सीधी मुख से बाहर निकल जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो तेज ध्वनियां निकलती हैं वह कंठ से निकलती है। कंठ बहुत मजबूत है इसका, तो कंठ ध्वनि सबसे तेज निकलती है, याद रखना, ठीक है बच्चों।
अच्छा, अब इनमें याद रखना जो ये ध्वनि होती है, ये वाली तालु वाली ध्वनि, तालु की ध्वनि कौन कौन सी होंगी? चा, चा, छ, ज, झ और या। इनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, उस चीज को अभी के अभी देख लो। प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्पर्श संघर्ष ध्वनियां कौन सी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कौन सी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी ध्वनि कौन सी कहलाएंगी? ये वाली। तो पूरा चा वर्ग क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहलाता है। लेकिन अगर केवल लिखा हो संघर्षी ध्वनि, तब क्या लगाओगे? स्पर्श नहीं जुड़ा हो, स्पर्श नहीं जुड़ा हो, केवल संघर्ष ध्वनि लिखा हो, तो आपको बताना है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बारे में बताना है। वह होते हैं श, श, सा और हा। इन चारों के बारे में बताना है। आप समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये चीजें बहुत रेयर मिलेंगी बेटा, बुक्स में नहीं मिलती हैं। ये देख लेना बुक्स में ढूंढ के, स्पर्श संघर्षी ध्वनियां और संघर्षी ध्वनियां। ये कंफ्यूजन होता है जब हम परीक्षा देने जाते हैं और वहां लिखे मिलता है स्पर्श संघर्ष ध्वनियां कौन सी हैं। आप लोगों ने जैसे ही देखा संघर्षी ध्वनि, आपको याद आया श, श, सा, ह, आपको चारों ध्वनि याद आ गई, आपने तुरंत लगा दिया ये वाली है। लेकिन आपका प्रश्न वहां गलत हो जाएगा। और उसका कारण क्या है गलत होने का? ये जुड़ा हुआ होना। स्पर्श संघर्षी ध्वनियों की बात आए तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियां होती हैं तालु वर्ग से उच्चारित हुई, यानी चा, छा, जा, झा और या। ठीक है बेटा, तीनों शा और हा नहीं बेटा, वो ये वाली है, याद रखना। मैंने देखो फिर से समझा रहा हूं, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला है और ये जो नीचे वाली है वे ये है। समझिए इन चीजों को, गलत नहीं करना है प्रश्न को आपको। ओके, तो ये चीज हमें जो बतानी थी मैं बता चुका हूं। अब हम जो बात कर रहे हैं, चार्ट में बता चुका था, और चार्ट अगर कुछ बच्चों के पास नहीं है तो मेरी प्रीवियसली वीडियो यानी कल की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको स्पर्श व्यंजन का पूरा चार्ट मिल जाएगा। परिभाषा में आपको बता चुका हूं कि भाई जब ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से बाहर मुख के किसी भाग को स्पर्श करे, ठीक है, तो वहां से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्पर्श ध्वनियां कहते हैं, या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं साथियों? 5 वर्ग होते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन की। अब कर लेते हैं चलो बात अंतस्थ व्यंजन की। साथियों, अंतस्थ अर्थात इसका मतलब ही होता है अंत, यानी प्रारंभ और शुरू के बीच का स्थान, अर्थात मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहा गया है। यह स्वर और व्यंजनों के मध्य उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। याद रखें, परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा होगी स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? अंतस्थ व्यंजन कहा गया। दूसरी परिभाषा, अंतस्थ व्यंजनों का निर्माण स्वरों से हुआ है, इसलिए भी इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? तो मैं यहां लिख देता हूं। एक तो या रा, ला और वा, ये हो गई। साथियों, अब हम बात करें अगर इसकी या की, तो या के बारे में आप लोगों को सीखना है इसका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान इसका होता है बेटा तालु, तालव्य ध्वनि है या। रा का जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। ला का जो उच्चारण स्थान है वह है या तो दंत लिख लो या दंत मूल, मूल दंत मूल, या फिर दोनों की जगह एक शब्द आएगा वर्त्स्य ध्वनि, वर्त से भी बोलते हैं। और वा का जो उच्चारण स्थान है वो 2 स्थानों से होता है, दंतोष्ठ, अर्थात दंत और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनि। देख लीजिए, यह है
इनके उच्चारण स्थान प्यारे साथियों, यारा ला, बिल्कुल बेटा। अब अगर बात आए इस ला को क्या कहते हैं, तो आपको याद करना है कि इस ला को हम कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? और इधर इसको भी कहते हैं अर्ध स्वर। दोनों को अर्ध स्वर बोलते हैं। इधर तो बोलते हैं या को, और एक और है वा को। ठीक है, अर्ध स्वर। रा के लिए जो शब्द आता है वो आता है प्रकंपित ध्वनि, प्रकंपित ध्वनि। और ला के लिए जो शब्द आता है वह आता है पार्श्विक ध्वनि। अब कभी कभी एक शब्द सुना होगा लुंठित ध्वनि, सुना है ना, लुंठित। हाँ, ये रिया यादव बोल चुकी है लुंठित। ओके बेटा, उसी के बारे में बता रहा हूं। लुंठित ध्वनि में आपको याद रखना है, इस शब्द पे लगाना है। रा को प्रकंपित भी बोलते हैं और लुंठित भी बोलते हैं, लुंठित। कुछ विद्वान ला को भी लुंठित कहने का प्रयास करते हैं। उसका कारण है, लुंठित का मतलब होता है जिसमें आपकी जीभ क्या हो जाए, इस प्रकार से ढरक जाए नीचे। जैसे ला बोलते हैं तो ला में भी नीचे चली जाती है और रा में भी नीचे चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है रा और ला को भी हम लुंठित बोल सकते हैं, परंतु विशेष अधिकार रा को प्राप्त है लुंठित ध्वनि के लिए। विशेष अधिकार रा को प्राप्त है। ओके बेटा, याद रखें इस चीज के लिए। चले, अब मैं बात कर रहा हूं। देखें, रा को क्या बोलते हैं आप पहचान चुके हैं। ला को भी क्यों बोलते हैं? ला पार्श्विक ध्वनि है और उसका कारण है क्योंकि इसको प्रयत्न करके बोला जाता है। अब यहां से एक विशेष प्रश्न देने वाला हूं, या विशेष इंपोर्टेंट कुछ चीज देने वाला हूं। इसमें आपको एक प्रश्न आएगा कि हिंदी की संघर्षहीन ध्वनियां, हिंदी की संघर्षहीन ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपको बताना है या और वा। ठीक है, तो या, अकेला या भी बता सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट या है। ठीक है, ये या भी बता सकते हो कि भाई हिंदी की संघर्षहीन ध्वनि कौन सी है, तो क्या बताओगे? या। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए, अब देखो, याद रखें, अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे मैंने आपसे जब अंतस्थ व्यंजन पढ़ाए थे तो परिभाषा में एक शब्द कहा था कि इनका निर्माण जो है वो स्वरों से हुआ है। किससे हुआ है? ये संधि में बहुत काम आने वाला है। अगर आपको पता है कि या किस स्वर से बना है तो या समझना यण स्वर संधि आपकी पूरी हो गई। इसीलिए इन वर्णों को यण वर्ण भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों को क्या कहते हैं? यण व्यंजन वर्ण, इनको यण भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को क्या कहते हैं? यण भी कहते हैं। अब देखें इस या का निर्माण कैसे हुआ। या का निर्माण कैसे हुआ? तो ई से जब ई इस प्रकार से और आ ये दोनों एक साथ उच्चरित हुए तो क्या बन गया? इसी प्रकार रा में री और आ उच्चरित हुए तो क्या बन गया? इसी प्रकार ल और आ प्रचलित हुए तो क्या बन गया? और इसी प्रकार उ और आ प्रचलित हुए तो क्या बन गया? ठीक है, ये बन गए। अब याद रखना, ये सारे के सारे, इनमें कहीं अलंत दिख रहा है कि आप लोगों को? अलंत नहीं दिख रहा। उसका कारण क्या है अलंत ना दिखने का? उसका कारण जो है वह है इसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है। अब मैंने लगा दिया हलंत, सब में हलंत लग गए। हलंत लग गए, इसका मतलब से क्या हट गया इनमें से? फटाफट से बताते जाओ, क्या हट गया? आ हट गया सब में। अब याद रखो बेटा, किस किस से बने हैं? ई से क्या बना है? फटाफट से बताते जाओ। ई से
केवल ई से हलंत लग गया है, अब आ की आवश्यकता नहीं है। ई से क्या बना है या, री से क्या बना है र, ल संस्कृत का स्वर है, इससे क्या बना है ल, और ऊ से क्या बना है वा बना है। साथियों देख लीजिए फटाफट से, ये बने हुए हैं। स्वरों से निर्मित व्यंजन भी कहते हैं इन्हें, स्वरों से निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। ओके, देखो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत कहीं किसी प्रकार की बता दो, फिर से देख लो एक बार। या इसको याद रखना अर्धस्वर कहते हैं, और इसका उच्चारण कहां से होता है तालु से। रा इसको लुंठित और प्रकंपित कहते हैं, और इसका उच्चारण कहां से होता है मूर्धा से। वेरी गुड। ला इसको क्या बोलते हैं तो पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं, और इसका उच्चारण होता है दंत या वर्त से या दंत मूल यानी मसूड़ों से। और अंत में है वा, इसका उच्चारण बहुत पूछा जाता है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ से मिलकर बोलने वाली ध्वनि है, दंत और ओष्ठ से मिलकर। प्यारे साथियों कभी कभी फा को भी हम दंतोष्ठ की श्रेणी में रखते हैं, यह भी याद रखना। फा को भी किस में रखते हैं दंतोष्ठ की श्रेणी में कुछ विद्वान रखते हैं, याद रखना। ठीक है, तो कभी ऑप्शन में ऐसा हो कि ओष्ठ ना हो, तब हम फा के लिए वहां दंतोष्ठ का ऑप्शन भी तय कर सकते हैं। चलिए ओके, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन में। आप कुछ प्रश्न कर रहा हूं, अंतस्थ व्यंजन के बारे में कुछ प्रश्न कर रहा हूं, जल्दी से बताएं। पहले एक चीज और बता देता हूं या रा ला के बारे में, या रा ला और वा के बारे में। यह है जितनी भी ध्वनि है आपको पता है ये घोष है और अल्प प्राण है। यानी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं यहां देख लो फटाफट से। घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, और इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता दूं मैं आपको, ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है। देखो इनको ढूंढने के लिए आप ये देखें जो अल्प लिखा है इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जो इस ग्रुप से मैच कर रहा हो। देखें ध्यान से, आप देख लेंगे कि इसमें एक ऐसा ला है जो यहां से मैच कर रहा है, कर रहा है, तो यानी ये ग्रुप अल्प प्राण। और अब जो हम आगे पढ़ाएंगे उसमें आपको शा, श, सा और हा मिलेगा, ये सभी होते हैं महाप्राण। तो याद रखना यहां से हम इसको ढूंढ लेंगे हा को, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको सीखने वाले हैं। और रही बात स्पर्श व्यंजनों की, तो उसमें आप जानते ही हैं 135 होते हैं अल्प प्राण, कल ही पढ़ाया था, और 24 अंक जो होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं महाप्राण का। ये तो कल ही पढ़ा था, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही। तो चलिए साथियों अब हम बात करते हैं इसकी। तो आप लोगों ने पहचान लिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, एक तो घोष होते हैं और दूसरे होते हैं वे अल्प प्राण। अब प्रश्न करके देखें आप लोगों से। चलिए अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, अब उस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। चलिए साथियों अब मैं प्रश्न करने जा रहा हूं अंतस्थ व्यंजन से। आपको बताना है हिंदी की संघर्ष, हीन ध्वनि एक। दूसरा आपको बताना है ई से निर्मित व्यंजन। तीसरा बताना है ऐसे वर्ण जो स्वर व व्यंजन के मध्य आते हों। चौथा पर्ण प्रकंपित ध्वनि। ला का उच्चारण स्थान और अर्धस्वर।
कौन सा होता है। ये रहे वे प्रश्न जो आपको अंतस्थ में से मिलने वाले हैं। और अंतस्थ ध्वनियां कैसी होती हैं, अल्प प्राण या महाप्राण, एक ये नया क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा एक प्रश्न बन सकता है बेटा, ये रिया यादव ने कहा है कि ला का उच्चारण स्थान पार्श्विक होता है, ये गलत है। पार्श्विक तो ला को बोलते हैं, पर इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है दंतमूल, या इसको हम संस्कृत में कहते हैं वर्त्स्य। ठीक है, दंतमूल मतलब दांतों के जड़ या मसूड़े। जब हमारी जीभ दांतों के ऊपरी भाग को स्पर्श करेगी, जहां मसूड़े रहते हैं, तो वह वर्त्स्य स्थान क्या कहलाता है, वर्त्स्य कहलाता है। तो वो बात तो यहां हो गई, एक प्रश्न में ये बन गया। ठीक है, अगले प्रश्नों पे अभी ये राइट टिक लगाना बाकी है, सब पे फटाफट से बताते जाओ किस किस पर राइट टिक लगाना है। ये बताओ पहला वाला यहां ऊपर से,